दोस्तों, हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अब वहां सब कुछ बदल चुका है। हॉर्मुज की इन लहरों पर आज भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। ये शब्द केवल एक कप्तान की नहीं है, बल्कि उन 2,500 भारतीयों की पुकार है जो आज समंदर के बीचों बीच अनिश्चितता के साए में खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि भारत के बढ़ते कदमों को कोई इस तरह रोक लेगा? क्या आपको लगता है कि 2026 का यह नया भारत अपनी संपत्ति और अपने लोगों को इस तरह संकट में छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हॉर्मुज के द्वार पर हमारे जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, दिल्ली के गलियारों से एक ही संदेश निकला, अच्छा नहीं किया ईरान। और इसी एक संदेश के साथ समंदर के सीने पर भारत की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक विमानवाहक INS विक्रांत अपनी पूरी ताकत के साथ निकल पड़ा है। आज सवाल केवल व्यापार का नहीं है, आज सवाल आत्मसम्मान का है। कल की घटना के बाद पूरी दुनिया में भारत के सम्मान को जो ठेस पहुंची है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज समंदर के उस रणनीतिक रास्ते पर भारतीय नौसेना ने जो चक्रव्यूह रचा है उसने विरोधी खेमे में हलचल मचा दी है। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्यों हमारे जहाजों को वापस मिलने का आदेश देना पड़ा? और सबसे बड़ी बात, जब INS विक्रांत और उसके विमानों की गर्जना हॉर्मुज के आसमान में गूंजी तो वहां के समीकरण कैसे बदल गए? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो दुनिया के बड़े न्यूज पोर्टल आपसे छिपा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस साहस की, उस कूटनीति की और उस अटूट संकल्प की जो केवल एक ही बात कहता है, अब होगा असली हिसाब। जब हॉर्मुज की लहरों से वह व्यथित कर देने वाला संदेश दिल्ली पहुंचा तो देश के नेतृत्व के सामने केवल 2 रास्ते थे, या तो कूटनीति के मेज पर बैठकर लंबी चर्चा की जाए या फिर अपनी रक्षात्मक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जाए जिसे दुनिया युगों तक याद रखे। भारत ने वह रास्ता चुना जो एक उभरती हुई महाशक्ति के लिए अनिवार्य था। जैसे ही आदेश जारी हुआ, अरब सागर के बीचों बीच तैनात भारत का गौरव INS विक्रांत एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र रक्षक। यह केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि इन हजारों भारतीयों को दिया गया वचन था कि उनकी सुरक्षा के लिए भारत का यह तैरता हुआ किला अब ढाल बनकर खड़ा है। सोचिए एक दृश्य को, जब रडार की स्क्रीन पर एक विशालकाय आकृति उभरी और हॉर्मुज की निगरानी करने वाले तंत्र में खलबली मच गई। विक्रांत अकेला नहीं था, इसके साथ चल रहे अत्याधुनिक विध्वंसक जहाजों ने अपनी रडार प्रणालियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया था, जिससे उस पूरे क्षेत्र की हर छोटी से छोटी हलचल अब दिल्ली में लाइव देखी जा रही थी। ये पहली बार था जब भारतीय नौसेना ने इतनी सघनता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विक्रांत के डेक पर खड़े MiG-29 के विमानों के पायलटों की आंखों में वह चमक थी जो केवल अपने देश की सेवा के संकल्प से आती है। वे केवल प्लान भरने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वे उस अदृश्य दीवार को ढहाने के लिए तैयार थे जो हमारे व्यापारिक जहाजों के सामने खड़ी कर दी गई थी। लेकिन विक्रांत की यह मौजूदगी केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, यह कूटनीतिक शतरंज की दिशा थी। विक्रांत ने अपनी पोजीशन ऐसी जगह चुनी जहां से वह हॉर्मुज के संकरे गले पर पूरी नजर रख सके। वहां मौजूद अन्य विदेशी नौसेनाओं के लिए यह एक स्पष्ट संदेश था, भारत के हितों को छूना अब नामुमकिन है। समुद्र की उन खारी लहरों पर आज एक नई इबारत लिखी जा रही थी, जहां एक तरफ भारतीय मालवाहक जहाजों के नाविक उम्मीद से विक्रांत की ओर देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो ताकतें जो भारत की प्रगति को थामना चाहती थी, अब अपनी अगली चाल चलने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर थी। आखिर क्या था विक्रांत का वह गुप्त सुरक्षा घेरा, और कैसे बिना एक भी शब्द कहे भारतीय नौसेना ने उस पूरे क्षेत्र के दबाव को अपने पक्ष में कर लिया? दोस्तों, आगे जो सच मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। क्या आपको नहीं लगता कि जब हमारे देश के वीर जवान समंदर की उन खौफनाक लहरों के बीच हमारे नागरिकों के लिए दीवार बनकर खड़े हैं तो उनके सम्मान में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है? आपका एक लाइक इन बहादुरों के लिए हमारी एकजुटता का प्रमाण है। और हाँ, अगर आप भी उन स्वाभिमानी भारतीयों में से हैं जो मानते हैं कि भारत की तरक्की को रोकने वाली हर साजिश का जवाब अब ईंट से नहीं बल्कि पत्थर से दिया जाना चाहिए, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। आपकी ये गूंज आज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो समझते हैं कि भारत को दबाया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अनसुनी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया आपसे छिपा रही है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम खबर नहीं हकीकत दिखाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस डरावने खुलासे की ओर कि आखिर उन जहाजों के साथ समुद्र के बीच में क्या खेल खेला गया। तारीख 18 अप्रैल, समय दोपहर के करीब, जब दुनिया की नजरें व्यापारिक आंकड़ों पर थीं, तब हॉर्मुज के संकरे जलमार्ग में भारत के गौरव पर एक ऐसी चोट की गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सनमार हेराल्ड, ये केवल एक नाम नहीं है, ये उस भारतीय संकल्प का गवाह है जिसने उस दोपहर समंदर के बीचों बीच उस अप्रत्याशित घटना का सामना किया। सोचिए उस कप्तान की मानसिक स्थिति जिसने कुछ ही मिनट पहले आधिकारिक अनुमति ली थी, लेकिन अचानक उसे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर किया गया। वह केवल एक जहाज नहीं था, उसके साथ
24 अन्य भारतीय मालवाहक जहाजों का एक पूरा बेड़ा था। करोड़ों डॉलर का ईंधन, देश की ऊर्जा सुरक्षा और सबसे बढ़कर 2300 भारतीयों का जीवन, सब कुछ एक पल में दांव पर लग गया। लेकिन जो हुआ वह केवल भौतिक प्रहार नहीं था, वह एक अत्याधुनिक तकनीकी घेराबंदी थी। हमारे नाविकों ने रिपोर्ट किया कि अचानक उनके नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। जीपीएस की स्क्रीन पर जहाजों की स्थिति गायब होने लगी। इसे तकनीकी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट कहा जाता है। यानी बिना किसी को बताए हमारे जहाजों को समुद्र के बीच में अंधा करने की कोशिश की गई। यह कोई साधारण चूक नहीं थी, यह एक सुनियोजित रणनीति थी ताकि भारतीय जहाजों में भ्रम पैदा हो और वे किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाए। लेकिन वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों के धैर्य और कौशल ने स्थिति को संभाला। जब संचार के सारे आधुनिक रास्ते बंद किए गए, तब हमारे नाविकों ने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। इस प्रहार के बाद जो सवाल खड़े हुए, उन्होंने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। क्या यह प्रहार केवल एक चेतावनी थी या फिर यह भारत की उस बढ़ती आर्थिक शक्ति को रोकने का प्रयास था जो अब किसी के दबाव में नहीं आती? विशेषज्ञों का मानना है कि जिस सटीकता के साथ हमारे जहाजों के संचार तंत्र को निशाना बनाया गया, वह किसी छोटी शक्ति का काम नहीं हो सकता। समुद्र के उस संकरे रास्ते पर उस दिन केवल बारूद की गंध नहीं थी, बल्कि वहां एक संदेश छिपा था। एक ऐसा संदेश जो भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था। लेकिन उन ताकतों को यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय जहाजों के पीछे जो शक्ति खड़ी है, वह अब दिग्दर्शक बनकर नहीं रहेगी। जैसे ही सलमान हिलाल पर उस प्रहार की खबर आईएनएस विक्रांत तक पहुंची, समुद्र की लहरों का मिजाज बदल गया। अब ये केवल रक्षा का मामला नहीं था, अब मामला था उस साहस का जवाब देने का जिसने तिरंगे की गरिमा को चुनौती दी थी। आखिर कौन था उस अदृश्य जैनी के पीछे और क्यों भारतीय जहाजों को ही इस विशेष अभियान के लिए चुना गया? इन सवालों के जवाब अब समंदर की गहराई से निकलकर सतह पर आने वाले थे। जब समुद्र की लहरों से उठती हुई तनाव की चिंगारी भारत की राजधानी दिल्ली पहुंची, तो यहाँ का तापमान अचानक बढ़ गया। यह वह समय था जब शब्दों से ज्यादा इरादों की अहमियत थी। जैसे ही विदेश मंत्रालय के पास उन 25 जहाजों और 2300 भारतीयों पर आए संकट की विस्तृत रिपोर्ट पहुंची, भारत ने अपनी कूटनीतिक मेज पर वह तेवर दिखाए जो हाल के दशकों में नहीं देखे गए थे। बिना किसी देरी के ईरान के राजदूत को आपातकालीन संदेश भेजकर तलब किया गया। आमतौर पर कूटनीति में तलब करना एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, लेकिन उस शाम साउथ ब्लॉक की दीवारों के पीछे जो हुआ वह औपचारिकता से बहुत परे था। सूत्रों के अनुसार भारत का रुख इतना कड़ा था कि सामने वाले खेमे को सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। भारत ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारे जहाजों की गरिमा के साथ कोई भी समझौता असंभव है। भारत ने केवल स्पष्टीकरण नहीं मांगा, बल्कि उन सभी तकनीकी डेटा और आदेशों की मांग की जिनकी वजह से भारतीय बेड़े को निशाना बनाया गया। यह केवल एक द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी, यह 2026 के उस भारत का संदेश था जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर गर्व करता है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारतीय तिरंगे का सम्मान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। पूरी दुनिया की मीडिया इस बैठक पर नजर गड़ाए बैठी थी। वैश्विक न्यूज एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि भारत ने ईरान को अपनी अंतिम चेतावनी दे दी है। भारत का तर्क साफ था, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी व्यापारिक बेड़े को इस तरह असुरक्षित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कूटनीतिक गर्माहट के पीछे एक और बड़ा रहस्य छिपा था। क्या यह केवल एक सुरक्षा चूक थी या फिर दिल्ली को कुछ ऐसा पता चल गया था जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ था? जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, यह साफ होता जा रहा था कि भारत अब केवल मेज पर बातचीत नहीं करेगा। राजदूत की उस पेशी के ठीक बाद विक्रांत को नए और निर्णायक निर्देश भेजे गए। दिल्ली ने संकेत दे दिए थे कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो समंदर की लहरें खुद अपना न्याय करेंगी। अब दुनिया की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि हॉर्मुज के द्वार पर एक तरफ कूटनीति की मेज सजी थी और दूसरी तरफ भारत की नौसैनिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक अपनी पोजीशन ले चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि क्या होगा, सवाल यह था कि भारत का अगला कदम उस क्षेत्र की तस्वीर को कैसे बदल देगा। जब दिल्ली में कूटनीति की बिसात बिछी थी और आईएनएस विक्रांत अपनी पोजीशन ले रहा था, उस वक्त उन 25 जहाजों पर क्या गुजर रही थी? कल्पना कीजिए उन 2300 भारतीय नाविकों की जो अपने घर से हजारों मील दूर समंदर के उस हिस्से में फंसे थे जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ कहा जाता है। वहां समय जैसे रुक गया था। जहाजों के इंजन शांत थे, संचार के साधन सीमित थे और चारों तरफ केवल अनिश्चितता का पहरा था। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी उन नाविकों ने जो दिखाया वह भारतीय चरित्र का असली परिचय है। जब चारों तरफ से घेराबंदी की खबरें आ रही थी, तब भी उन जहाजों के डेक पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अटूट अनुशासन था। भोजन और पानी की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही थी। समुद्र के बीच में संसाधन सीमित होते हैं और जब रास्ता बंद हो तो हर बीतता घंटा एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन नाविकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आपस में राशन का बंटवारा किया और यह सुनिश्चित किया कि बेड़े का कोई भी सदस्य खुद को अकेला महसूस न करे। उन नाविकों के परिवारों के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। भारत के कोने कोने में, केरल से लेकर पंजाब तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हजारों घरों में दुआओं का दौर जारी था।
लेकिन इन परिवारों का अटूट विश्वास केवल एक ही शक्ति पर था, भारत की सेना और भारत की सरकार। उन्हें पता था कि जब तक तिरंगा इन जहाजों पर लहरा रहा है, भारत उन्हें वापस लाने के लिए समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई एक कर देगा। नाविकों ने रिपोर्ट किया कि अंधेरी रातों में जब वे ऊपर आसमान की ओर दिखते थे तो उन्हें कुछ विशेष प्रकाश दिखाई देते थे। ये भारत के अत्याधुनिक प्रहरी विमानों के संकेत थे जो निरंतर उन पर नजर बनाए हुए थे। यह एहसास कि देश उन्हें देख रहा है उन्हें वह मानसिक शक्ति दे रहा था जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये केवल एक व्यापारिक बेड़ा नहीं रह गया था, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक बन चुका था। ईरान की नौसेना के साथ वह आमने सामने की स्थिति में, जहां फासला केवल कुछ 100 मीटर का था, वहां भी भारतीय कप्तानों ने जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया उसने वैश्विक समुद्री समुदाय को हैरान कर दिया। बिना उकसावे के डटे रहना और अपनी संप्रभुता पर अडिग रहना, यही वह संकल्प था जिसने उन 2300 भारतीयों को एक सूत्र में बांध रखा था। अब सवाल यह था कि यह गतिरोध कब तक चलेगा? क्या उन नाविकों का धैर्य रंग लाएगा या फिर समंदर की लहरें किसी और बड़े तूफान की गवाह बनेंगी? दिल्ली की चुप्पी और विक्रांत की बढ़ती सक्रियता अब एक बड़े परिणाम की ओर इशारा कर रही थी। घड़ी की सुइयां अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली से कूटनीतिक संदेश जा चुके थे, राजदूत को चेतावनी दी जा चुकी थी और अब समय था क्रियान्वयन का। हॉर्मुज़ की लहरों पर एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के पैरों तले जमीन खिसका दी। INS विक्रांत, जो अब तक केवल एक ढाल की तरह खड़ा था, उसने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी। ये केवल एक युद्धाभ्यास नहीं था, ये एक स्पष्ट अल्टीमेटम था। भारतीय नौसेना ने उस क्षेत्र में एक ऐसी कतार बनाई कि वहां से गुजरने वाले हर एक विदेशी राडार को यह संदेश मिल गया कि अब भारत और अधिक प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जब बात हमारे नागरिकों के जीवन की आती है तो भारत का धैर्य एक चट्टान की तरह मजबूत और हिमालय की तरह अटल हो जाता है। विक्रांत की तोपों का रुख और उसके डेक पर मौजूद अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों का सक्रिय होना इस बात का प्रमाण था कि असली हिसाब शुरू हो चुका है। यहाँ समझना जरूरी है कि यह स्थिति कितनी गंभीर थी। एक तरफ ईरान की पूरी नौसैनिक शक्ति थी और दूसरी तरफ भारत का वह बेड़ा जिसका नेतृत्व विक्रांत कर रहा था। लेकिन भारत की शक्ति केवल इरादों में नहीं थी, बल्कि उस सत्य में थी जो हमारे साथ था। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर निर्बाध व्यापार का अधिकार हर राष्ट्र का है और भारत उसी अधिकार की रक्षा कर रहा था। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक राष्ट्र अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। यह घटना केवल हॉर्मुज़ के बारे में नहीं है, यह आने वाले दशकों के उस नए वैश्विक क्रम के बारे में है जहां भारत की सहमति के बिना समंदर की एक लहर भी नहीं हिलेगी। उन 2300 नाविकों की आंखों में जो उम्मीद की किरण थी वह अब एक विश्वास में बदल चुकी थी, क्योंकि उनके सामने तिरंगे की वह विशाल छाया खड़ी थी जो कभी पीछे नहीं हटती। दोस्तों, आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से एक बात साफ है, अच्छा नहीं किया ईरान। भारत ने अपनी दोस्ती निभाई है, लेकिन उस दोस्ती को कमजोरी समझने की भूल अब किसी को महंगी पड़ सकती है। हॉर्मुज़ का यह महासंकट हमें एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है। क्या हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब भी इन पुराने रास्तों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर समय आ गया है कि हम अपनी पूरी ताकत अपने स्वदेशी संसाधनों और परमाणु ऊर्जा मिशन की ओर मोड़ दें? आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हमारी नौसेना ने साबित कर दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। लेकिन इस कहानी का अंत अभी बाकी है। जब तक हमारा एक एक नागरिक सुरक्षित भारत की धरती पर कदम नहीं रख देता, यह मिशन जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब और भी कड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या हमें अपनी स्वतंत्र समुद्री नीति को और अधिक आक्रामक बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक एक राय इस देश की आवाज है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण और हमारे देश के वीर जवानों का यह साहस पसंद आया है तो इस वीडियो को हर एक भारतीय तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक सच पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ, तब तक सुरक्षित रहें और अपने देश पर बढ़कर। जय हिंद।